हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक दिए हुए इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस प्रकार के अनेक अन्य सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सभी सवालों को धीरे धीरे इस सीरीज में पूरा कराया जाएगा। एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को पहले से लिख लिया है ताकि समय की बचत हो सके, और बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक एक चीज को पूरा कारण सहित क्लियर किया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको फिर कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे के सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक कंसेप्ट्स के साथ समझाया गया है। साथ ही साथ इसके पहले वाला यूनिट रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं और वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। दोस्तों, जरूर जरूर देखिएगा उन सभी वीडियोस को, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए, अब हम जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा हो, परंतु आप बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पहले हमको इंटीग्रल कैसा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 to π/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स की घात में m अपॉन एक्स की घात में n, ठीक है, dx। और ये पूरा इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करेगा, या यूं कहिए कि एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का अर्थ है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। ठीक है, और कन्वर्ज करने का भी अर्थ ये है कि ये कोई फिक्स वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू प्रदान करेगा। कब? कब? यदि, यदि और केवल यदि, ठीक है, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एन इज लेस देन m+1, यानी कि जब, यदि और केवल यदि n की वैल्यू जब m+1 से कम होगी, सिर्फ और सिर्फ तब ही ये इंटीग्रल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, या यूं कहिए कि कन्वर्ज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे इंटीग्रल को आप i मान लीजिए। उसके बाद ये फंक्शन जिसका कि यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जा रहा है, या यूं कहिए कि जो इंटीग्रेंड है उसको हमने f(x) मान लिया। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन एक्स के घात में कितना है? m है, और नीचे में x की घात n है। हम चाहते हैं कि भाई साइन x की घात अगर m है तो नीचे में भी x की घात m हो जाए, है ना भाई? तो हम क्या करते हैं, x की घात m का गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसको कैसे लिख सके। देखो, ये साइन रेस टू mx है, ये x की घात m है, तो हमने साइन x बटे x पूरे की घात m लिख दिया। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, x की घात m बटे x की घात n है, तो हमने उसको नीचे बैठा लिया, और ये घात m जो ऊपर में पॉजिटिव है नीचे आके नेगेटिव हो गई, अर्थात n के साथ -m हो गया। ठीक है, n-m हो गया। तो ये साइन x बटे x वाला पैटर्न प्राप्त करने के लिए ही हमने क्या किया, क्योंकि साइन रेस टू m था, साइन के घात में कितना था? m था, है ना भाई? इसलिए हमने x की घात m का गुणा भाग कर दिया ताकि हम इसको इस रूप में लिख सकें और ये इस रूप में हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये f(x) की वैल्यू को हमने थोड़ा सा रूप बदल के इस रूप में लिखा है। अब हम देखो, इस इंटीग्रेशन के रेंज को गौर से देखो। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो जिसमें आपको समस्या नजर आ रही है, जिसमें आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लमेटिक पॉइंट के रूप में आपको कौन कौन नजर आ रहा है? इस पूरे रेंज में आप देखो, क्या π/2 आपको प्रॉब्लमेटिक पॉइंट यानी समस्यात्मक बिंदु के रूप में नजर आ रहा है? तो उत्तर है नहीं, है ना भाई? π/2 पे कोई समस्या नहीं है। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, नीचे भी आप π/2 मतलब फाइनाइट वैल्यू है, नीचे भी रखने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। x के स्थान पर आप π/2 रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 ऐसा यहाँ पे पॉइंट है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन कुछ
खास परिस्थिति में। तो कौन सी परिस्थिति है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस करके निकाला है। क्यों? क्योंकि जीरो यहाँ पे लोअर लिमिट है ना भाई। तो इसलिए हमने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिया हुआ है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू ये देखो, ये वाला जो रूप बदल के अपन लाए हैं उसी को यहाँ पर रखेंगे। अब आपको पता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स 1 हो जाता है, तो इस पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा पूरा ध्यान इस टुकड़े पर होना चाहिए, इस हिस्से पर होना चाहिए। और आखिर ये इस पूरे लिमिट का एक हिस्सा है, तो ओवरऑल ये तो 1 हो गया, इसके कारण तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो प्रभाव इस पे पड़ेगा उसके कारण वो पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाएगा ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे लिमिट की वैल्यू 0 होगी यदि n माइनस एम इज लेस देन 0। अब ये कैसे हुआ सर? तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में यानी कि हर में x की घात कितना है? n माइनस एम है। चलिए आप n माइनस एम के स्थान पर कोई भी एक ऐसा मान सोचे, यानी कि n माइनस एम के वैल्यू के रूप में, है ना भाई, n माइनस एम के वैल्यू के रूप में कोई भी एक ऐसा मान सोचे जो कि 0 से छोटा हो, अर्थात जो नेगेटिव हो। जैसे आपने सोचा कि चलो सर हम -2 सोच लेते हैं, ठीक है, 0 से छोटा आपको कोई एक मान सोच के देखना है। वो ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम आपको ये समझा सके कि इस लिमिट की वैल्यू 0 कैसे आई इस केस में। तो n माइनस एम की वैल्यू आप 0 से छोटी सोचो, तो मान लो आपने सोचा -2। जब यहाँ पे आप x की घात में n माइनस एम है और n माइनस एम के स्थान पर जब आप -2 सोचोगे तो ये वास्तव में क्या होगा? क्योंकि वो अपॉन में है, ये x की घात -2 अपॉन में रहेगा, लेकिन ऊपर चले जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सामने में भले साइन एक्स बटे एक्स घात में है, उससे मेरे को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x टेंस टू 0 लगाओगे, ये तो चलो 1 हो गया, और x टेंस टू 0 लगाओगे तो भैया ये x के स्थान पर 0 रखोगे तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। इसलिए इस लिमिट की वैल्यू 0 है। कब? जब n माइनस एम इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 हो जाने से वहां पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि अपॉन में ये जो टर्म आपको दिख रहा है अपॉन में है, तो घात में नेगेटिव है, तो वो ऊपर जाकर के पॉजिटिव बन जाएगा और x टेंस टू 0 लगाने से खत्म, पूरा 0। अगर n बराबर m रखते हो तो n बराबर m की स्थिति में ये तो कट के 1 हो जाएगा, मतलब कट के 0 हो जाएगा, और x की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। जब n और m बराबर रहेंगे तो कट के 0 हो जाएंगे और x की घात 0 मतलब 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो गया, और x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1, मतलब पूरे लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। कब? n बराबर m पे। अगर n माइनस एम इज ग्रेटर देन 0, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, n माइनस एम जब ग्रेटर देन 0, चलो अपने मन में आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू सोचो n माइनस एम की जो कि 0 से बड़ी हो, अर्थात जो पॉजिटिव हो। जैसे आपने सोचा 2, तो यहाँ पे रख के देखो 2 n माइनस एम की जगह में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस घात का होने से ये ऊपर चले जा रहा था, ये ऊपर चले जा रहा था, है ना भाई। जब माइनस घात हो रहा था, ये -2 जब हो रहा था तो ये ऊपर चले जा रहा था, और x टेंस टू 0 लगाने से चुपचाप 0 हो जा रहा था। परंतु अब ये अपॉन में ही है और पॉजिटिव घात है इसकी, अब इस पे x टेंस टू 0 वाला प्रभाव लगाओगे तो 1/0 अनंत हो जाएगा। ये तो 1 होगा, लेकिन 1 इंटू अनंत तो ओवरऑल अनंत हो गया ना सर। तो कुल मिला के अनंत कब मिलेगा? जब n माइनस एम इज ग्रेटर देन 0 दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 परिस्थितियां निर्मित होंगी यहाँ पे। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि भाई देखो आगे का जो कार्य होता है वो तो समस्या, भाई हम क्या कर रहे हैं? हम समस्या को हल कर रहे हैं। तो सब कब आप बोलोगे कि कौन सी सिचुएशन को आप समस्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इस सिचुएशन में हमको, इस कंडीशन में हमको इस लिमिट की वैल्यू अनंत मिल रही है। अनंत मिल रही है मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस केस में, x टेंस टू 0 प्लस वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस केस में, यानी यही केस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक केस बन गया है। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिमिट बढ़िया तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यूज हमको मिल रही है ना भाई। इस केस में 0 मिला, इस केस में हमको क्या मिला? 1 मिला। तो आप देख सकते हैं कि जब n माइनस एम लेस देन 0, n माइनस एम लेस देन 0 बोलने का मतलब ये है ना भाई, m को इधर पलटाएंगे तो n इज लेस देन m, और इक्वल वाले केस में भी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो दोनों को मिलाकर मैं लिखूंगा n इज लेस देन और इक्वल्स टू m वाले केस में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट बढ़िया तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। और इस केस में 0 हमारा एक समस्यात्मक बिंदु नहीं है, ये जो लोअर लिमिट 0 दिख रहा है ना, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो 0 हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, या यूं कहिए कि पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, अनंत असांतत्य का बिंदु, ये 0 कौन से केस के लिए है? जब n माइनस एम इज ग्रेटर देन 0।
अर्थात यूं कहिए कि n इज ग्रेटर देन m, जब m को आप इधर पलटाओगे तो n इज ग्रेटर देन m, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक केस है, ठीक है। और इसी केस के लिए इस लिमिट की वैल्यू अनंत मिल रही है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस वाला है, अर्थात ये जो शून्य आपको दिख रहा है वो इस केस के लिए एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, है ना भाई, ऐसी स्थिति में हमको लिमिट अनंत मिल रही है, अर्थात एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अभी जितनी बातें अभी हमने कही है उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई देखो ये और ये वाले वैल्यू तो फाइनाइट मिल रही है, अर्थात इन दोनों केस को अगर अपन कंबाइन करके देखेंगे तो n इज लेस और इक्वल्स टू m के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अर्थात हमारा इंटीग्रल जो है वो प्रॉपर है, क्योंकि लिमिट सॉरी मतलब इंटीग्रेशन का रेंज फाइनाइट है, और इस केस के लिए हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हो इस केस के लिए, है ना भाई, इस केस के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी स्थिति में n इज लेस देन और इक्वल्स टू m वाली केस में हमारा इंटीग्रल दिया हुआ इंटीग्रल जो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हम आगे की चर्चा फिर इस पे करेंगे ही क्यों, इस पे तो ये डिक्लेयर हो चुका है कि इस केस में ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे की जो चर्चाएं होंगी वो इस केस को ध्यान में रखते हुए होंगी, इस केस के लिए होंगी, क्योंकि इस केस में ही गड़बड़ हुआ है सब, ठीक है। तो आगे की जो बातें होंगी वो इस केस के लिए होंगी, कौन सा केस, जब n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। तो उन्हीं बातों को यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, जितनी भी बातें अभी हमने कही है, और इसी केस के लिए ये जो जीरो है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 पर लिमिट जो है वो क्या हुआ है, अनंत मिल रहा है, तो जीरो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी, एकमात्र ऐसा बिंदु है, उसी को अपन लिखा है, जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f इन इंटरवल 0 to π/2 इफ n इज ग्रेटर देन m, m को पलटाओगे तो आपको n इज ग्रेटर देन m पर ये लिमिट की वैल्यू अनंत मिल रही है, तो जीरो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो गया इस केस के लिए, ठीक है। और इस केस के लिए n इज लेस देन इक्वल्स टू m के लिए तो ये इंटीग्रल बढ़िया मस्त कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है, आप देख लो, आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो आपको नेगेटिव वैल्यू प्रदान करे, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि f(x) इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया दोस्तों, ध्यान से देखिए, जीरो की तरफ से इसको ओपन क्यों कर दिया गया है, क्योंकि भैया जीरो इसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन चुका है n इज ग्रेटर देन m वाले केस में, और हमारा आगे का काम इसी केस के लिए हो रहा है, ठीक है। और इस केस के लिए जीरो जो है वो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है, अर्थात पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी, अर्थात इस बिंदु पर फंक्शन अनंत की ओर प्रवृत्त हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। नाउ वी टेक, अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि सर देखो हम कंपैरिजन टेस्ट के इस्तेमाल से इसको बनाने वाले हैं। कंपैरिजन टेस्ट में दो फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, एक फंक्शन तो हमारे पास पहले से उपलब्ध है f(x), दूसरा फंक्शन किस तरीके से माने कि हमारा समस्या जल्दी से हल हो जाए। तो दोस्तों आप देखो, f(x) हमने आपको पहले ही बताया था जब हम लोग कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि f(x) के ही किसी टुकड़े को g(x) रूप में मानते हैं, और वो भी उसी टुकड़े को मानते हैं जो टुकड़ा वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताकि जब अपन लिमिट f(x) अपॉन g(x) निकाले तो दोनों को डिवाइड करने से वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला टुकड़ा वहां से बटे बटे कट जाए, अपॉन होने के नाते कट जाए वो, ठीक है। तो चलिए, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये वाला हिस्सा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, जो भी काम हम हुआ है वो इसको ही ध्यान में रख, देखो ना हमने जो काम किया, घात ऊपर नीचे करके जो भी किया वो सब इसी को ध्यान में रखते हुए ये केसेस बने हुए हैं। ये वाला हिस्सा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, ये वाला हिस्सा किया, इसलिए इसी टुकड़े को देख लो यहाँ पे g(x) माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण तो ये समस्याएं हुई है ना भाई, वो भी इस केस में, मात्र इस केस में तो कोई समस्या क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, इस केस में क्रिएट हुई है, तो इसलिए हम g(x) को इस तरीके से मानेंगे। वो भी बाजू में लिख दिया, देख लो कौन से केस में, n इज ग्रेटर देन m वाले केस के लिए बात चल रही है। चलिए, और क्योंकि हमारा जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी था, इसलिए हम उसी पॉइंट पर जांच करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) अपॉन g(x), ठीक है। अब आप खुद सोचो, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये वाली चीज कट जाएगी, तो बचेगी कौन, ये वाली चीज बचेगी। और लिमिट साइन x बटे x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x कितना होता है, 1 होता है, 1 की घात m मतलब 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 1, जो कि ना तो शून्य है ना तो इन्फिनिटिव है। ये लिमिट की वैल्यू जो आपको मिल रही है
1 मिल रही है, अर्थात वो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, अर्थात न तो वो शून्य है न ही वो अनंत है। ऐसी स्थिति में कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि भैया अगर ये लिमिट की वैल्यू न तो जीरो न तो अनंत मिले, अर्थात नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिले, तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स वाला इंटीग्रल और जी एक्स वाला इंटीग्रल दोनों एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, अर्थात अगर एक कन्वर्ज होगा तो दूसरा कन्वर्ज होगा, एक डाइवर्ज होगा तो दूसरा डाइवर्ज होगा, दोनों सेम बिहेवियर व्यक्त करेंगे, दोनों ही या तो कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों ही डाइवर्ज करेंगे। यानी कि अगर आप एक का व्यवहार पता कर लें तो समझ लीजिए दूसरे का भी वैसा ही व्यवहार होगा। तो उसी लाइन को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए जी एक्स का व्यवहार आप चेक करके देख लेते हैं। 0 to π/2 जी एक्स अपने यहाँ पे लिखा, और ये वाला अपन पढ़े हुए हैं दोस्तों, आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा, 0 से a इंटीग्रेशन रहता है इस रूप का, तो ये कन्वर्ज करता है सिर्फ और सिर्फ तब जब n इज लेस देन 1। n इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्ज करता है और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करता है। अब उस n के स्थान पर यहाँ पे आपको n माइनस m नजर आ रहा है, तो बस यहाँ पे n के स्थान पर आप n माइनस m लिख दो, तो n माइनस m लेस देन 1 के लिए इंटीग्रल क्या करेगा, ये इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, a के स्थान पर आपको यहाँ पे π/2 दिख रहा है दोस्तों, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अपन ने n के लिए पढ़ा था, यहाँ पे n माइनस m दिख रहा है, तो n माइनस m लेस देन 1 जब होगा तो ये इंटीग्रल क्या करेगा दोस्तों, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अर्थात अगर आप m को उधर पलटाते हैं तो n इज लेस देन m प्लस 1। ठीक है, तो ये वाले टुकड़े के लिए इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और n तो m से बड़ा है ही, क्योंकि वही वाला केस अपन लेके चल रहे थे। ठीक है, देखो n m से बड़ा है, तो n m से बड़ा है वो तो ठीक है, वो वही वाला तो केस लेके आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे जो नतीजे के रूप में अपने को मिला है कि भैया ये इंटीग्रल सिर्फ और सिर्फ तब कन्वर्ट करेगा जब n इज लेस देन m प्लस 1। अर्थात अब इसके बारे में पता चल गया, मतलब वही नतीजा आप इसके लिए भी लिख दो कि हाँ भाई 0 to π/2 f(x) dx ये भी कन्वर्जेंट होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब n इज लेस देन m प्लस 1 और n इज ग्रेटर देन m को हम यहाँ पे लेके चल ही रहे हैं, n इज ग्रेटर देन m, n इज लेस देन इक्वल टू m के लिए तो पहले से ही कन्वर्जेंट है, यहाँ पे अपने को पता चल चुका है, देखो शुरुआत में n इज लेस देन इक्वल टू m के लिए तो इंटीग्रल पहले से ही कन्वर्जेंट है। लेकिन हम उससे आगे की जांच करने पर पता चला कि ये जो है जब n की वैल्यू m से बड़ी हो, जब n की वैल्यू m से बड़ी हो किंतु m प्लस 1 से छोटी हो, ठीक है, किंतु m प्लस 1 से क्या हो, छोटी हो, तब भी ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, क्योंकि हमने कंपैरिजन टेस्ट से ऐसा पाया कि इंटीग्रल g(x) dx वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब कन्वर्ज करेगा जब n का मान m प्लस 1 से छोटा हो, ऐसा यहाँ से अपने को मिल रहा है। और n m से बड़ा है ही, क्योंकि उसी वाले केस को अपन आगे लेकर चले थे। और n इज लेस देन और इक्वल टू m के लिए तो इंटीग्रल पहले से ही कन्वर्जेंट है। देखो आप, मतलब n का मान m प्लस 1 से छोटा हो, ठीक है, n का मान m प्लस 1 से छोटा, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, n का मान m के बराबर हो सकता है या उससे और छोटा हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दोनों को कंबाइन करने पर हमको यही मिलता है कि n का मान m प्लस 1 से जब स्ट्रिक्टली छोटा हो तो ये जो इंटीग्रल है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसी को अपन फाइनल रिजल्ट बना के लिखे हैं और ये चीज सिद्ध हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।